Good morning, students. Welcome to NITIN online classes. So, as we are discussing the first chapter of economics development, so in the same regard, we are going to start the another segment of the chapter. So, in this video, we are going to talk about three things, which is which are body mass index, HDI, which is Human Development Index, and sustainable development. These three major topics are to be discussed in this particular video. तो इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे: बॉडी मास इंडेक्स, HDI एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में इतना तो समझ लिया है कि डेवलपमेंट के लिए केवल पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय ही ही एक मेजर रिसोर्स नहीं है, बल्कि और भी चीज़ें हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सेक्स रेशियो, एजुकेशन लेवल, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं कितने नहीं, ये सारी चीज़ें, और इन्फेंट रेट। ठीक है, तो अब हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं पहले बॉडी मास इंडेक्स की। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी मास इंडेक्स एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग अपना न्यूट्रिशन लेवल को जांचते हैं। ठीक है, द बॉडी मास इंडेक्स इज़ अ पैरामीटर, इट इज़ अ वे टू फाइंड आउट इफ़ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड और नॉट। तो बॉडी मास इंडेक्स को कई बार वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, BMI इसका शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और पूछते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग को याद रखना है विच इज़ बॉडी मास इंडेक्स। तो अब हम कैसे इसके अंदर बॉडी मास इंडेक्स में किस तरह से न्यूट्रिशन को नापा जाता है, किस तरह से इसको मापा जाता है, वो ये होता है कि हम लोग जो हमारा वेट, इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए। एक हमारा वेट जो कि होगा किलोग्राम में, एक होगी हमारी हाइट विच शुड बी इन मीटर्स, मतलब सेंटीमीटर में आप लोग हाइट को मेजर करके उसको फिर आप लोग मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर्स। तो क्या करना है आपको? वी शुड डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, मतलब जितना भी आपका हाइट आया मीटर में उसके स्क्वायर से आपको वेट को डिवाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको पेज नंबर 90 to 91 में आप लोग को जाके देखना है कि क्या इसका चार्ट है, मतलब आप कौन से एज में कितने बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप लोग अपना न्यूट्रिशन लेवल खुद से भी देख सकते हैं। तो अगर आपका डिज़ायर्ड अमाउंट से कम आता है, अगर लेस होता है तो आप लोग ओवरवेट होंगे, और अगर ज़्यादा होता है, अगर बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा आता है तो आप लोग ओबेसिटी में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। तो बॉडी मास इंडेक्स एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम अपने न्यूट्रिशन लेवल को जांचते हैं। इसका प्रोसेस क्या है? वी डिवाइड द वेट इन किलोग्राम बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, दैट्स इट। उसके बाद हम बात करेंगे अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। सो इट इज़ पब्लिश्ड बाय दी UNDP। अब देखो, ये सारे टर्म्स आपको लिखने हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, फिर UNDP। अब UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी understood this fact that only per capita income is not an adequate measure of measuring the development between the countries or amongst the countries. So what happens is there are equally more equally important things which should be included in the development reports. So in that process, दिस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड, इट इज़ पब्लिश्ड बाय UNDP, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पर कैपिटा इनकम के अलावा और ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। जैसे हमने पीछे केरला और हरियाणा और पंजाब के एक कंपैरिजन देखा था बिहार का, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि पर कैपिटा इनकम के अलावा और भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि उनके लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो। ठीक है, और कितने बच्चे लिटरेसी रेट में ही हम लोगों ने देखा था कि कितना अमाउंट ऑफ एनरोलमेंट है स्कूल के अंदर। तो इसी तरह से हम लोग इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी पर कैपिटा इनकम के अलावा दो और चीज़ें को इंक्लूड करते हैं। तो देखो, तो इट इज़ पब्लिश्ड बाय UNDP, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको आप लोग को लिख लेना है नोटबुक में। सो इट कंपेयर्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन
अब देखो तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसके अंदर, कौन कौन सी? एक होती है एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड द पर कैपिटा इनकम। सो तीन चीज़ें कौन कौन सी हुई? एक तो एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल्स, then their health status or per capita income. So education, health and per capita income, these are the three things that are compared through human development report, which is published by UNDP, which is United Nations Development Program. तो अब हम लोग एक डेटा देखते हैं, एक चार्ट देखते हैं, जिसके अंदर कि इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिखाया हुआ है। देखो कंट्री आप लोग इसमें देख सकते हैं, श्रीलंका सबसे ऊपर है, कि मतलब इंडिया जो कि पॉपुलेशन लेवल से बहुत बड़ी कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन यहाँ पे यू जिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया जो है श्रीलंका से भी नीचे आ रही है। देखो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा श्रीलंका का कितना है? 11,326, इंडिया का 6,353। और ये डेटा कब का है? 2017 का, जो कि बहुत पीछे नहीं है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है? श्रीलंका में 75.5 है और इंडिया में 68.8। और उसके बाद स्कूलिंग कितने बच्चे जा रहे हैं? 10.9% यहाँ पे, और इंडिया के अंदर 6.4। और HDI रैंक कितना है? श्रीलंका का देखो 76 है और इंडिया का कितना है? 130। आउट ऑफ 189 कंट्रीज इंडिया रैंक्ड 130 इन 2017 सॉरी, और श्रीलंका का कितना है? 76। तो ये दिखाता है कि इंडिया कितना पीछे है अपने नेबर से, जो कि श्रीलंका जैसे छोटी कंट्री से भी पीछे है इन इन सब्जेक्ट्स में, है ना, इन कैटेगरीज में। तो वी हैव टू वर्क हार्डर इन आर public facilities and in our resources so that we could improve in this human development index. तो HDI stands for Human Development Index. HDI ranked in above table are out of 189 countries in all. So 189 countries में से कंपैरिजन होता है, और इंडिया का रैंक कितना है? 130। तो आप लोग का होमवर्क क्या है कि अभी आप लोग को देखना है इंडिया का करंट स्टेटस, कि इंडिया का रैंक कितना है HDI इंडेक्स में 2020 में, या 2019 में कितना था, ये आपको देखना है। एंड यू हैव टू मेंशन इट इन योर नोटबुक। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हमने ज्योग्राफी के भी फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब हमें पता होना चाहिए क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं हम, कि भाई डेवलपमेंट को इस तरह से हमें यूज़ करना है, अपने रिसोर्सेज को इस तरह से हमें यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कोई कमी ना पड़े, राइट? We have to use the resources in such a way that there is no shortage of the resources for future generation, and in this process we make sure that minimum damage is done to the environment। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें याद रखनी होती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं, कि एक तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए है। देखो ये स्टेटमेंट आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। स्टेटमेंट में ही सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट छुपा हुआ है, दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मतलब हमें अपने पूर्वजों से ये वर्ल्ड नहीं मिला है, बल्कि हमने अपने बच्चों से ये उधार लिया हुआ है। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि वहाँ जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज पे अधिकार हमारे बच्चों का है। तो हमें उसको इस तरह से यूज़ करना है कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए इसकी कोई कमी ना रहे, राइट? तो ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं एक सिंपल सा आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ। यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस of development in which we use the resources in such a way that we fulfill our needs at present and also try to save the resources for the future generations। तो एक तो ये हो गया कि हम लोग अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं अभी प्रेजेंट में, और उसको इस तरह से करते हैं कि फ्यूचर जनरेशन्स के के लिए वो बचा रहे। और दूसरा, इन दिस प्रोसेस वी ऑल्सो मेक श्योर दैट द मिनिमम डैमेज इज़ डन टू द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को मिनिमम डैमेज हो।
दैट इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ग्राउंड वाटर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, और देखो हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं इनफैक्ट। तो रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस threat of overuse in many parts of country. Above 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years। तो मतलब पीछे के 20 years के दौरान हम लोगों ने 4 मीटर ज़्यादा और ज़्यादा नीचे चले गए ग्राउंड वाटर लेवल को प्राप्त करने के लिए, मतलब ग्राउंड वाटर को प्राप्त करने के लिए, मतलब 4 मीटर हमें नीचे जाना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि ओवर यूज़ हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से 4 मीटर हमें एक्स्ट्रा जाना पड़ा है अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स में। इन अनदर 25 ईयर्स, देखो अगर हम इसी तरह से काम करते रहे, इसी तरह से ओवर यूज़ करते रहे, तो इन अनदर 25 ईयर्स 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ़ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स कंटिन्यूज। अगर इसी तरह से हम लोग इसको करते रहें यूज़, तो 60% ऑफ द कंट्री वुड बी फेसिंग द सेम इशू। ठीक है, अब ये कहाँ ज़्यादा ज़्यादा कहाँ होता है? ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज़ पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, या तो वहाँ पे इरिगेशन के लिए ज़्यादा वाटर यूज़ होता है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा ओवर यूज़ है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। हमें सबको पता है कि ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है और जो रिप्लेनिश होता है, बट जो उसका यूज़ करने का अमाउंट है, इफ़ वी डू नॉट कंट्रोल इट, देन we will that time is not far when we will have shortage of groundwater itself। it doesn't matter how much it rains, मतलब जितना हम रेन के द्वारा रिप्लेनिश करते हैं उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही सीरियस थ्रेट है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे। ठीक है, क्रूड ऑयल जो कि हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ, इट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसका फिक्स डिपॉजिट है, इसके फिक्स्ड अमाउंट है जो कि हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग ये मतलब नियर फ्यूचर में हम फेस कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम, जिसमें कि ये सारा रिसोर्स, ये क्रूड ऑयल एकदम ख़त्म हो जाए। देखो क्रूड ऑयल रिजर्व्स कितने हैं? मिडिल ईस्ट में 808 रिजर्व्स हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 है, और पूरे वर्ल्ड में 1697 है। तो 1697 का हाफ कहाँ पे है? मिडिल ईस्ट में, और 50 है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व्स विल लास्ट, मतलब कब तक ये चलेंगे? जिस तरह से हम अभी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट वाला जो डिपॉजिट है वो सारा 70 सालों में ख़त्म हो जाएगा। यूएसए वाला 10.5 ईयर्स, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन 50 ईयर्स। तो हम समझ सकते हैं कि कितना सीरियस थ्रेट है कि आने वाले 50 से 70 सालों में हमारे पास ये रिसोर्स रहेगा ही नहीं, इफ़ वी गो ऑन यूजिंग इट इन दिस वे। तो इसलिए हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, जिसके अंतर्गत वी हैव टू इन्वेंट द वेज so that we could save our resources for our future generations, and we could in that process we also don't damage the environment। यही आपका, ये चीज़ें हमें समझनी थी। तो अब इसको हम एक बार इसके जो conclusions है वो पढ़ लेते हैं। तो consequences of the environmental degradation do not respect national or state बाउंड्रीज। मतलब जो इन्वायरमेंट को हम जो नुकसान कर रहे हैं वो केवल एक वर्ल्ड, मतलब केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगी। अगर हम कहीं पे इन्वायरमेंट का डैमेज करें तो वो दैट विल दैट विल अफेक्ट द अदर कंट्रीज एज वेल। ठीक है, दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। ये आपको पता चल चुका है, क्योंकि इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इफ समथिंग इज हैपनिंग इन अ कंट्री, it will affect the other country
as well. So our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge. अभी इसके अंदर क्या करते हैं हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में, जो साइंटिस्ट इन विच द साइंटिस्ट, द इकोनॉमिस्ट, द फिलोसोफर्स एंड अदर्स together, other social scientists are working together. In general, the question of development or progress is पेरेनियल. तो ये जो डेवलपमेंट का प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो सदाबहार है, मतलब कंटिन्यूस है, ठीक है, वो हमेशा चलता रहेगा. तो एट ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट आर गोल्स आर. इसका इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि हम लोग रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. मतलब क्या हमारा उद्देश्य यही है कि अभी हम लोग जो आने वाले 50 साल हैं उसके अंदर सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देना चाहते हैं, केवल अपने लिए यूज़ कर लेना चाहते हैं, या वी आर और वी आर विशिंग और वी आर विलिंग टू सेव दोज रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स. तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है और उसी तरह से हमें काम करना है. सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज. ठीक है, तो इस चैप्टर इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स एंड ऑल्सो द एक्सरसाइज आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन, गुड बाय.